स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आपके आते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी आपका डिफरेंस इसमें आ सकता है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर कंपाइल करके एक जगह पर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसकी लास्ट भी प्रिपरेशन करनी है और डिफरेंस भी मैं आपको साथ साथ समझाती चली जाऊंगी ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और जो चैनल पे नहीं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स हैं वो आप तक इजिली पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। पहला डिफरेंस हमारे पास है, तो चेक क्या होता है यहाँ पर देखिए, एक तरीके का ऑर्डर होता है जिसमें आप अपने बैंक को कहते हैं कि ये एक बंदा है, इसको जो है आप मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उस बंदे को दे दो, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, एक पेपर यूज करते हो, उस पेपर पे आप सिग्नेचर करते हो, अपना अकाउंट नंबर तमाम चीजें डिटेल डालते हो और फिर वो जो है बैंक वो पैसे आपके अकाउंट से उस बंदे को दे देता है, ठीक है। वो तो कैश भी हो सकता है और साथ ही अकाउंट में भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट का हम एक पॉइंट देख लेते हैं। ये एक प्रॉमिस होता है जो कि एक इंसान लिख कर देता है कि मैं खुद पैसे आपको इस डेट तक आपको जो है वो दे दूंगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई बैंक वगैरह शामिल नहीं होता। सेकंड पॉइंट है चेक का, देयर आर थ्री पार्टीज, तीन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहला ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, ठीक है। ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवर वो होता है जो कि चेक को लिख के देता है। जैसे मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट है तो मैंने चेक लिखा तो मैं ड्रॉवर कहलाई, ठीक है। और ड्रॉवी कौन होता है, ड्रॉवी वो होता है जिसने, यानी कि बेसिकली ये बैंक होता है, मैंने जिसे जाके चेक जमा करवाना है, ठीक है। तो ड्रॉवी बैंक हो गया। और पेई कौन है, पेई वो बंदा होता है जिसमें बैंक ने उस बंदे को पैसे देने हैं, ठीक है। चेक मैंने लिखा, पैसे मेरी तरफ से जा रहे हैं, लिख रहा, और देगा कौन, बैंक देगा, बैंक इज अ ड्रॉवी। और किसको मिलेंगे वो पैसे, वो कहलाएगा पेई, ठीक है, जिसे वो पैसे मिलने हैं। यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोमिसरी नोट में, एक डेप्टर होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। डेप्टर वो बंदा है जो कि उधार लेने का वादा कर रहा है, उधार लेकर वादा कर रहा है कि मैं आपको दे दूंगा। और क्रेडिटर वो है जिससे उधार लिए गए और जिसे बाद में पैसे मिलेंगे, ठीक है। चेक में इट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी, और इसका मतलब से जो आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि आपने क्या करना है, आपने इतने पैसे पे करने, ऑर्डर के तौर पर होता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि वो एक प्रॉमिस होता है कि भाई मैं आपको इस वक्त तक पैसे दे दूंगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस का। इसमें कह रहे हैं कि इसमें किसी अलग से हमें मंजूरी की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने बस चेक पे साइन करके दे दिया तो बैंक को जो है हर हाल में पैसे देने हैं, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि ये तब तक बेकार होता है जब तक बनाने वाला मेकर जो है, ठीक है, इस पर साइन वगैरह करके एक्सेप्टेंस ना दे दे, तब तक वो बेकार है। डे ऑफ ग्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ में। डे ऑफ ग्रेस बेसिकली क्या होता है, इजाफी दिन को हम कहते हैं। और चेक में जो है कोई एक्स्ट्रा ग्रेस टाइम नहीं दिया जाता। जिस टाइम आपने उसको बैंक को चेक दिया है उसी टाइम उसको हर हाल में पे करना होता है, ठीक है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि उसने जो टाइम मुझे बताया, मिसाल के तौर पे 2 महीने उसने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो 2 महीने बेसिकली मेच्योरिटी डेट हो गई और उसके 3 दिन हमें एक्स्ट्रा और देने होते हैं कि चलो वो हमारा वो ग्रेस पीरियड कहलाता है। चेक को सेव करने के लिए ना हम 2 लाइंस इसके ऊपर लगाते हैं, मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो क्यों लगाई जाती है, ताकि वो जो चेक है जब भी कैश करवाया जाए तो वो अब उस बंदे को, यानी कि जो हमारा दूसरा बंदा जिसे पैसे मिलने हैं, तो उसे कैश ना मिले बल्कि उसके पैसे अब अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है प्रोमिसरी नोट जो है वो चेक की तरह क्रॉस नहीं हो सकता। डिफरेंस आपका है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी का आपने डिफरेंस बताना है। तो पहला बीओटी का डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो चीज हमें नजर आ रही है, टेंजिबल आइटम, सिर्फ हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, हम बड़ा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसमें हम तमाम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, बाहर मुल्क से पैसा आना जाना, ठीक है, सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बल्कि कैपिटल्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर वगैरह भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का। इसका स्कोप जो है वो थोड़ा नैरो होता है क्योंकि छोटा होता है। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ एक हिस्सा यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि हम इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ साथ दीगर और सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर भी शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम यानी कि फिजिकल गुड्स आते हैं जो हमें नजर आ रहे हो, जैसे कि ऑयल, मशीनरी, दीगर चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना सिर्फ विजिबल आइटम्स बल्कि इनविजिबल आइटम जैसे कि बैंकिंग और सर्विसेज की सारी तमाम चीजें, शिपिंग वगैरह सारी चीजें और कैपिटल ट्रांसफर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आपका कह रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन में लोन या फिर कैपिटल रिसीट और पेमेंट को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इसी में कह रहे हैं कि इसमें कैपिटल रिसीट और पेमेंट को फुली इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जितने हमें कैपिटल रिसीव हो रहा है, आना जाना हो रहा है, ठीक है, वो चीजें भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ये फेवरेबल यानी कि अनफेवरेबल यानी कि फायदा और नुकसान दोनों को देखते हैं और ये दोनों को परफेक्टली हम बैलेंस करके, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ट्रेड में हमें पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ज्यादा हमने मंगवा लिया चीजें और कम बाहर बेची, ठीक है, सर, वो नेगेटिव भी हो सकती है।
लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंटिंग के मुताबिक ये हमेशा जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जो है वो दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जो है वो 6 पॉइंट में हमारे कह रहे हैं कि टोटल हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन या हालात को, माशी हालात को नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कंप्लीट एक पिक्चर देता है कि हमारे मुल्क की क्या इंटरनेशनली इकोनॉमिक कंडीशन है, अपने मुल्क की और बाहर मुल्क की दोनों का कंपेरिजन जो है हमें करके बताता है कि हमारे मुल्क में आया कितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू देखते हैं। फिर आपका जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस है। बेसिकली डेबिट कार्ड क्या होते हैं, इसमें पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसे डायरेक्टली कट जाते हैं, यानी कि आपने अगर विड्रॉल करवाया, आपने कोई शॉपिंग की तो डायरेक्टली आपके डेबिट कार्ड से जो है वो कट जाते हैं। कार्ड में आप क्या करते हैं कि जो बैंक है जिसका क्रेडिट कार्ड आपके पास है या तो वो जिसने इशू करके दिया है, आप उससे कुछ पैसे उधार लेते हैं और फिर आप उसे यूज करते हैं। ठीक है, और एक सर्टेन अमाउंट होती है, आप उसे वो अप्रूव करते हैं तो वो अमाउंट आपके कार्ड में आ जाती है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि डेबिट कार्ड में इसकी स्पेंडिंग लिमिट जो है स्ट्रिक्टली नहीं होती, जितना पैसे आपके अकाउंट में आप उसे इजीली खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो है स्पेंडिंग लिमिट होती है, यानी कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और वो तय करता है वो जिसका कार्ड है, जिसका बैंक है। ठीक है, और कितने आपके पास अकाउंट में पैसे होते हैं तो उस हिसाब से जो है ना आपको देता है वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए। और तीसरा पॉइंट हम आ जाते हैं इंटरेस्ट चार्ज। डेबिट कार्ड में जो है ना कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, क्योंकि आपके पैसे अपने उतने ही जमा किए हुए होते हैं जो आप खर्च करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो है ना आपको इंटरेस्ट यानी कि सूद पे करना पड़ता है, क्योंकि आपने बैंक से उधार लिया होता है और जब आप उसे वापस करते हो तो आपको सूद या फिर फाइन हमें जो है वापस करना होता है। ठीक है, फोर्थ आ जाते हैं मंथली बिल, महीने का बिल हम कह सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में कोई मंथली पेमेंट नहीं आती, कोई बिल नहीं आता, एक नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट होती है, सिर्फ आपको बताता है कि आपने पूरे पैसे कहाँ से एक महीने में कहाँ खर्च किए। ठीक है, वो होता है बस। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हर महीने जो है रीपेमेंट बिल आता है कि आपने इतने पैसे उधार लिए थे और वो आपने खर्च कर दिए और अब मजीद आपने ये पैसे वापस भरने हैं सूद समेत। ठीक है, लोन समेत आपने भरने। पांचवा आ जाते हैं क्रेडिट स्कोर। बेसिकली क्या होता है, डेबिट कार्ड यूज करने पर आपको कोई ऑफिशियल क्रेडिट स्कोर का कोई असर इतना नहीं पड़ता और ना ही से क्रेडिट स्कोर जो है कोई बनता भी है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपका मंथली बिल वक्त पर भरते हैं या लेट करते हैं। ठीक है, ये तमाम बिहेवियर आपका क्रेडिट स्कोर से बनता है और उसी को ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें आपका डेबिट कार्ड में कोई बोरिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती, यानी कि कोई आपको इजाफी पैसे आपको नहीं दिए जाते। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि ये असल में आपको शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं बैंक आपकी तरफ से। ठीक है, या तो फिर वो आपको कैश दे देता है या तो फिर आपके जो है ना कार्ड में जो है वो पैसे एंट्री कर देता है। इसके बाद है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। पहले आप ये समझ लें नोटिंग होता क्या है, प्रोटेस्टिंग होता क्या है। ठीक है, तो नोटिंग पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप फर्स्ट करें कि आपने जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी बंदे से जारी करवाया था। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि आपने अगर बाहर मुल्क से, मिसाल के तौर पर चाइना से या जापान वगैरह से कोई चीज मंगवानी है तो अब आप उस बंदे को नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हाँ आप अपना सामान भेज दो, ये कि पैसे आपको इस टाइम तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये नोट होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट करते हैं कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो दिया गया था लेकिन उसने पैसे वक्त पर आपको पे नहीं किए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक गवर्नमेंट अफसर के पास जाओगे जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं। आप उनके पास गए, आपने जाके उन्हें क्या किया, उन्हें बताया कि भाई इस तरह मुझे जो है बिल ऑफ एक्सचेंज था, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो वो क्या करेंगे, उसी बिल के कोने पे छोटे सा नोट लिख देंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरे सामने पैसे देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है नोटिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटेस्टिंग। क्या होता है, जब आपको कोई बड़ा कानूनी मसला हो जाए या इंटरनेशनल लेवल पर आपको कहीं केस करना पड़ जाए। ठीक है, तो नोटरी पब्लिक क्या करेगी कि उस बिल से अलग होके एक बड़ा सा फॉर्मल और सरकारी सर्टिफिकेट आपको बना के देगा, जो कि पूरी दुनिया के सामने सबूत होगा कि हाँ भाई ये बंदा ये कानूनी सबूत है कि उसने जो है हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है, जो आप इंटरनेशनली बता सकते हो, तो उसे हम प्रोटेस्टिंग कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बिल, यानी कि इसमें कह रहे हैं जब कोई बिल डिसऑनर हो जाता है यानी कि रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी जो हकीकत में होता है ना कि नोटरी पब्लिक क्या करती है, जो असल वजह होती है वो उसके ऊपर लिख देती है। ठीक है, प्रोटेस्टिंग में क्या होता है, ये फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो कि नोटरी पब्लिक जो है अलग से इशू करती है, जो सर्टिफाई करके बताता है कि बिल सच में डिसऑनर हो गया है। नोटिंग का पॉइंट है कि ये सिर्फ एक छोटा सा ऑफिशियल रिमार्क होता है जिसमें वो छोटी सी समरी लिख के दे देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही कि भाई क्या वजह थी जो ये डिसऑनर हुआ है। ठीक है, प्रोटेस्टिंग में क्या होता है कि एक फॉर्मल और लीगल सर्टिफिकेट होता है जो कि डिसऑनर होने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज से बिल्कुल अलग करके बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका है कि कानूनी हिफाजत के लिए एक इनिशियल या फिर ऑप्शनल स्टेप, इनकी शुरुआती काम हम कह सकते हैं, ये होता है ताकि जल्दी से डिसऑनर का रिकॉर्ड बनाया जा सके। ठीक है, प्रोटेस्टिंग में क्या होता है कि नोटिंग के बाद एक एडवांस स्टेप होता है जिसमें आप फॉरेन बिल्स वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, ये लाजमी होती है, मैंडेटरी होते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट में कि इसमें डिसऑनर की डेट, ठीक है, यानी कि नोटिंग में डिसऑनर होने की डेट लिखनी होती है, मना करने की वजह क्या होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के, और नोटरी पब्लिक की स्टैंडर्ड फीस, ये तमाम छोटी सी समरी में लिखा हुआ होता है। ठीक है, प्रोटेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें नोटिंग की तमाम डिटेल्स होती है, साथ ही पूरी दुनिया के सामने एक फॉर्मल पब्लिक डिक्लेरेशन होती है, सबको बताना, सरकारी ऐलान करना कि हाँ भाई ये वजूहात थी, तो वो तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है,
पॉइंट आपका है कि डिसऑनर का एक प्राइमरी और क्विक सबूत होता है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन जो है इतनी ज्यादा फॉर्मल नहीं होती। कोर्ट ऑफ लॉ में खसूसन जो है इंटरनेशनली अगर हम कह सकते हैं तो डिसऑनर का एक एब्सोल्यूट और फुल लीगल प्रूफ आपको जो है देना पड़ता है, तो वो उसको मानना। नोटिंग में क्या होता है कि बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो उसके फौरन ही शॉर्ट टाइम पीरियड में रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जो है नोटिंग का पीरियड होना जाना चाहिए, ठीक है। प्रोटेस्टिंग में क्या होता है कि जब ये नोटिंग का पीरियड कंप्लीट हो गया ना, सक्सेसफुली सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो आप जो है आप क्या करोगे, ऑफिशियली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप अपना केस जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। पहले आप ये समझ लें कि होता क्या है। सिक्योर्ड लोन बेसिकली होता है कि अगर आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि प्लीज हमें जो है ना इतना कोई अमाउंट लोन दे दीजिए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई गोल्ड, कोई रिजर्व, कोई घर वगैरह पड़ा है, अगर है तो आप उसे गिरवी रख के फिर लोन ले देते हो, तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप गए, आपने छोटी अमाउंट दी, आपने कहा इतनी लोन दे दो, तो उन्होंने आपकी इनकम वगैरह पूछी, तो स्टेटमेंट वगैरह ली, फिर उसके बाद आपको वैसे ही पैसे दे दिए, तो वो कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन। आपका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस लोन को अप्रूव करवाने के लिए कोलेटरल या फिर सिक्योरिटी, जैसे कि आपने अगर गोल्ड है, कोई स्टॉक है, ये चीजें वगैरह लाजमी आपको जो है गिरवी रखनी होती है, ठीक है। अनसिक्योर्ड में क्या होगा कि आपको जो है लेंडर जो पैसे दे रहा है आपको, ठीक है, अगर वो लोन अप्रूव कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको कोई फिजिकल सिक्योरिटी या कोलेटरल की इससे जरूरत नहीं होती, यानी कि कोई गोल्ड स्टॉक्स वगैरह की नहीं होती। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि ये बैंक या फिर लेंडर, ठीक है, कोई भी बंदा है तो वो लो रिस्क होता है, क्योंकि उसने कोई चीज गिरवी रखी हुई होती है। अगर आप मिसाल के तौर पर डिफॉल्ट कर जाते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो चीज आपने गिरवी रखी है तो वो कानून के हिसाब से उसको कब्जे में ले लेगा। अनसिक्योर्ड लोन में बेसिकली क्या होता है कि ये हाई रिस्की होता है, क्योंकि बोरोवर जो मतलब जो पैसा हमें दे रहा है लेंडर, उसके पास हमारी कोई चीज है ही नहीं, तो वो कैसे, अगर हम उसको पैसे ना दे तो वो अपना कैसे लोन जो है वो रिकवर कर सकेगा, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि रिस्क क्योंकि कम होता है, उसके पास हमारी चीज एक गिरवी पड़ी हुई होती है, उसे पता है अगर हम डिफॉल्ट कर जाए, पैसे नहीं दे रहे, तो वो उसकी चीज को रख लेगा, ठीक है। तो उसके पास फिर क्या होता है कि वो कम सूद के रेट, जो इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, क्योंकि उसके पास एक बड़ा रिस्क होता है, अगर पैसे दिए नहीं दिए, मिले ना मिले उसे, ठीक है, तो जिसके लिए फिर वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रखता है। फोर्थ आपका पॉइंट है कि इसमें बड़ी रकम जो है आपको सिक्योर्ड लोन में मिल जाती है, आप बड़ी अमाउंट जो है वो ले सकते हो, अगर आप बड़ी चीज गिरवी रखा रहे तो बड़ी अमाउंट आपको जो है वो मिल जाती है, ठीक है। अनसिक्योर्ड में क्या होता है, लेकिन इसमें आपको क्या है, स्मॉलर अमाउंट, कम आपका अमाउंट दी जाती है आपके इनकम पे बेस करते हुए, या आप कितने पैसे उधार वापस कर सकते हो उसके हिसाब से जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर पॉइंट आपका है सिक्योर्ड लोन का, कि कहने कि इसका जो लोन वापस करने का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो तकरीबन 15 से लेकर 30 साल तक का आपका होता है, ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या होगा, आपका तकरीबन शॉर्ट टेन्योर होता है, कम टाइम में आप जो है उनको पैसे वापस करते हो, ऑलमोस्ट 1 साल से 5 साल का तक तकरीबन वक्त होता है, ठीक है। सिक्स पॉइंट में हम आ जाते हैं सिक्योर्ड लोन की, कि इनकी आम मिसालों में तकरीबन हम ले सकते हैं होम लोन्स हो जाएगा, कार लोन्स हो जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये तमाम चीजें शामिल होगी। लेकिन अनसिक्योर्ड में क्या होगा, पर्सनल लोन हो गया, स्टूडेंट या एजुकेशन लोन हो गया, या तो फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, तमाम शामिल है। बाद आपका है कि ऑर्डर चेक और बेरर चेक क्या होता है, ठीक है। पहले आप इसे समझ लें। चेक का मतलब होता है कि आपने इस पे प्रॉपर एक बंदे का नाम लिख के दिया कि ये पैसे जो होंगे ना, चेक सिर्फ वही बंदा कैश कर सकता है, और जब वो बंदा अगर जाएगा बैंक में तो वो बैंक से पहले उसकी एनआईसी मांगेगा, उसके बाद ही वो अमाउंट उसे दे सकता है, ठीक है। बेरर चेक का क्या मतलब होता है, जिसमें किसी का नाम नहीं होता, वो आप इजिली जो है, कोई भी बंदा अगर कहीं पे भी अगर चेक पड़ा हुआ मिले, वो लेके बैंक पहुंच जाए, तो इजिली से जाके कैश करवा सकता है, ठीक है। इसके पॉइंट्स भी अब हम देख लेते हैं। इमेज ऑर्डर चेक के कह रहे हैं कि सिर्फ उस बंदे को दिया जाता है जिसका नाम उस चेक पे हो, ठीक है, जिसने जो वही ऑर्डर करे, ठीक है, उसे ही मिलेगा। लेकिन बेरर चेक क्या होता है कि हर वो बंदा जिसके हाथ में वो फिजिकल चेक मौजूद है, वो बैंक जाके पैसे निकाल सकता है। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि कैश देना जो है, कैश देने से पहले बैंक उसकी आइडेंटिटी मांग लेता है, ठीक है, चेक कर लेता है, फिर देता है। इसी तरह बेरर चेक में क्या होगा कि हाई रिस्क ही होता है, क्योंकि जिसे मिलेगा वो आसानी से कानूनी तौर पर जाके कैश करवा सकता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि बैंक कैश देने के लिए उस बंदे की पहली वैलिड एनआईसी मांगेगा, आईडी कार्ड या एनआईसी जो भी है वो मांगेगा, फिर वो पैसे देगा। लेकिन जो हमारा बेयर चेक है उसमें किसी आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं अगर ये किसी और के नाम ट्रांसफर करना हो तो प्रॉपर इंडोर्समेंट, यानी कि चेक के पीछे साइन करना होता है ना, वो लाजमी करा जाएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है। बेयर चेक में क्या होगा, कोई अगर ट्रांसफर करना है, कोई इंडोर्समेंट वगैरह की जरूरत नहीं, बस आप जाएं, आप गए, आपने वो दिया, उसके बाद आपने कैश सिंपल करवा लिया, ठीक है। सेफ्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो ऑर्डर चेक जो है वो ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि जिस बंदे को हमने देने होते हैं, ऑथराइज जो है बैंक जिससे देने होते हैं, वही जो है हमें उसमें से मिलता है। इसी तरह बेयर चेक में क्या होगा कि हाईली अनसेफ होता है, रिस्की होता है, क्योंकि जिसे हम फिजिकल करेंसी या नोट या वगैरह देने होते हैं ना, तो वो इस बंदे को नहीं मिलता, कोई और अगर गुम हो गया तो वो बंदा इजीली जो है वो कैश को चेक उठा के कैश करवा सकता है। चेक के ऊपर जो है ना वो बेयर लिखा होता है, सिंपल। अगर आपने ऑर्डर चेक बनाना है तो आप बेयर को क्या करें, बेयर जहाँ पे लिखा हो आप उसको पेन से क्रॉस करके काट दें, ठीक है। और जो बेयर होगा उसमें फिर आप उसको सेम वैसे रहने देते हैं, आप उसको कट नहीं करते उस वर्ड को।
सिर्फ आपके पास है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक आपने बताना है। बेसिकली शेड्यूल बैंक होता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो बैंक रजिस्टर्ड होते हैं ना, जो फैसिलिटी जो स्टेट बैंक पाकिस्तान से मिल रही होती है, तो वो उसे जो है एंजॉय करते हैं ना, वो चीज मिलती है। ठीक है, नॉन शेड्यूल जो होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड नहीं होते, स्टेट बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं होते, उन्हें हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट्स हम आ जाते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि ये शेड्यूल बैंक का, कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के मुताबिक ये होता है कि लिस्ट बनाई जाती है शेड्यूल बैंक, जो बैंक उसमें रजिस्टर्ड लिस्ट में होते हैं, तो वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक जो होंगे, 1956 के एक्ट के मुताबिक जो उस लिस्ट में मौजूद ना हो, वो नॉन शेड्यूल बैंक होंगे। ठीक है, सेकंड में आ जाएगा कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको लाजमी CRR रखना होता है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिजर्व रेशियो भी आप ले सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कहीं लोन रखवाते हैं इस बैंकों में जाकर, तो बैंक उसका 10% अपने पास रखता है और 10% जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जो है वो रखना लाजमी होता है। ठीक है, तो वो हमारा CRR कहलाता है। इसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक में ये होता है कि वो CRR तो रखेंगे लेकिन वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, रिजर्व का एक अमाउंट अपने पास रखते हैं, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं कराते, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाते। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम देख लेते हैं कि शेड्यूल बैंक में क्या होता है कि अगर कोई बैंक खुदा खासा अगर डेफिसिट में चला जाता है, नुकसान में चला जाता है, ठीक है, तो वो उसे अगर पैसों की जरूरत पड़े, उधार वगैरह की जरूरत पड़े, तो वो इजिली शेड्यूल बैंक जो होते हैं वो स्टेट बैंक से पैसे ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस तरह की जरूरत पड़ जाए, लोन वगैरह हो, तो वो उन्हें सहूलियात जो है वो नहीं मिलती, यानी कि उन्हें लोन नहीं मिलता सेंट्रल बैंक से। शेड्यूल बैंक को जो है स्ट्रिक्ट मिनिमम पेड अप कैपिटल की शर्त जो है वो पूरी करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 10 मिलियन इनकी है मौजूदा। ठीक है, और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है कि इन्हें बाकी जो बड़े कमर्शियल बैंक है उनकी तरह इन्हें पेड अप कैपिटल की शर्त की जरूरत पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिफ्थ में आ जाते हैं, क्योंकि SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इन कमर्शियल बैंक शेड्यूल बैंक को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है, तो पब्लिक का जो है ना भरोसा भी बहुत ज्यादा इन पर होता है। लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक में क्योंकि वो नहीं होता, इनका अंडर नहीं होता चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है, तो लोग इस पे भी इतना ज्यादा अपना पैसा वहां नहीं रखवाते, इतना भरोसा नहीं करते। शेड्यूल बैंक में पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मौजूदा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिजान बैंक, हबीब बैंक, ज्यादा जितने भी बैंक है वो सारे शेड्यूल बैंक में आते हैं। और नॉन शेड्यूल बैंक में बहुत छोटे जो लोकलाइज बैंक जो आप कह लें, फाइनेंशियल इदारे, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो वो सारे होते हैं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान में जो है ना, ज्यादातर सारे शेड्यूल बैंक है। अच्छा, एक और इसके बाद नेक्स्ट वाला मैं अटैच कर देती हूँ, ऑलरेडी मैंने पहले डिफाइन कर लिया, तो मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी, और लाजमी चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके बाद इंशाल्लाह आज रात को मैं मजीद और इसका आगे के पार्ट की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आपने स्टे कनेक्ट रहना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। फिर अल्लाह हाफिज।